रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। Hi everyone, welcome to the Newsweek channel. Thank you for watching, and we are getting a lot of feedback from people. There are some really good feedback, but then there are some feedbacks where we need to improve on. And मेरे ख्याल से हम slowly and gradually improve करते जाएंगे. अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे या दूसरा एपिसोड, उससे अभी तक लेके हमने बहुत कुछ improve किया है. And I'm sure आगे भी करते रहेंगे. आपके valuable feedback को implement और improve करते रहेंगे. देखना मत छोड़िए और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप लोग चैनल देखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग, अगर मैं व्यूअरशिप देखता हूँ तो व्यूअरशिप काफ़ी होते हैं, बट देन सब्सक्राइब नहीं होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करते जाएंगे। हमें कंटेंट के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि हम वन ऑफ दोज चैनल्स नहीं है कि जहाँ पे हमने बहुत शोशेबाजी या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हमने दिया। हमने बहुत सिंपल रखते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में और क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में। खैर, मेरा प्रीवियस एपिसोड में बोला था और हमने बात करी थी डीप स्टेट के बारे में कि डीप स्टेट कैसे काम करता है। हमने यूएस के डीप स्टेट के बारे में बात करी थी, डीप स्टेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था और डीप स्टेट का काम करने का तरीका कैसे होता है और वो गवर्नमेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और लास्ट एपिसोड में ये भी बताया था कि क्या सिमिलरिटीज थी बिटवीन नेपाल एंड बांग्लादेश, जो आज की तारीख में आप नेपाल में देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में जो हंगामा हुआ है, जो स्थिति वहां पे है, तो उनमें क्या सिमिलरिटी थी और बांग्लादेश में क्या सिमिलरिटी थी। Now to all my Nepali brothers and sisters who are watching this, please understand that your cause is justified, your demands were correct, but at the same time you have been used. एंड वो धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है कि आपको यूज किया गया है। आपके डिमांड्स बहुत जेन्युइन थे, आपके डिमांड्स जो भी थे जस्टिफाइड थे, बिकॉज वी ऑल नो कि वो शर्मा ओली का गवर्नमेंट कैसे वहां पे फंक्शन कर रहा था, क्या काम कर रहा था वहां पे। सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज, प्लीज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन एंड प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग व्हिच इज बीन टोल्ड टू यू एंड शोन टू यू। आई मीन, डोंट डू दिस टू योर कंट्री। अपने कंट्री के साथ ये मत करिए। आपने बहुत सारी चीज़ें अभी जो हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो हम देख रहे हैं मीडिया में, इसकी आपने काफ़ी बिल्डिंग्स को आग लगा दी है, काफ़ी बिल्डिंग्स को गिरा दी हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग, राइट? And let me tell you, the stupid media is calling it a Gen Z process. I'm sorry, it's not a Gen Z process, right? I mean, कोई डाउट नहीं है मुझे कि वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट मीडिया इन दिस कंट्री, इसमें कोई दो शक नहीं है, राइट? एंड इट्स प्योरली बुलशिट। आई मीन, द वे दे आर कॉलिंग इट द जेंसी प्रोसेस प्रोटेस्ट, आई एम सॉरी, इट्स नॉट। It started off with protests with young people, where school children were involved, where you had the college people involved or the college students involved, but then this turned out to be something else. This was not supposed to end like this, and these people in Nepal know it very well, right? So we know how the media works. It's full of shit, it's full of propaganda, it's full of agenda over there. And do they even know? ये मीडिया को समझ में भी आता है कि वो बात क्या करते हैं, बोलते क्या हैं। स्टार्ट किया था जेंजी से, ठीक है, और अब आ रहे हैं वो जो हम लोग बार बार शुरू से कह रहे हैं कि देयर इज सम डीप स्टेट इन्वॉल्व्ड। पहले खुद में तो क्लैरिटी लाओ कि आप लोग दिखा क्या रहे हो, बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो। आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि जो नेपाल में लोग हैं, आप लोगों में से बहुत लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दे वर गूंस, गुंडेस थे वहां पे, गुंडे थे जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एंड दीज पर्टिकुलर गूंस या गुंडे या लिंचिंग मॉब, ये टर्न हो गया पूरा लिंचिंग मॉब में। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जब चल रहा था पहले दिन पे या दूसरे दिन पे, पहले 2 दिन जो हमने देखा, और धीरे धीरे कैसे वो कन्वर्ट हो गया एक लिंच मॉब में। एंड आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स इन नेपाल नाउ। पीपल आर रियलाइजिंग, राइट, कि
we were on the streets for the 1 or 2 days doing a peaceful protest, and we never knew that this would end in this way. And they are realizing now, they are realizing that the precious assets जो थे आपके country के, right, वो नहीं चाहते थे कि वो demolish हो, but then वो demolish कर दिए गए. And please understand, जो कुछ भी हुआ है अभी तक, नेपाल is going to take somewhere approximately 10 to 15 years, 10 से 15 साल लगेगा नेपाल को वापस उभरने में. अब धीरे धीरे शोर उठ रही है, धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं कि यार ये तो यार कहीं ना कहीं है ना, डीप स्टेट इन्वॉल्व है यहाँ पे. और हमने शुरू दिन से बोला था कि कहीं ना कहीं हमें सस्पेक्ट लग रहा है कि दिस इज नॉट अ जेंसी प्रोटेस्ट जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट लगती है. I'll show you two photographs to understand, right, and to get some context to what we are saying. हम जो बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए मैं आपको 2 फोटोग्राफ देखूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा, और उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों हमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लग रही है जो नेपाल में हुआ था, जो बांग्लादेश में हुआ था. अब पहला जो इमेज मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कुछ कंटेंट है. ये कंटेंट ओरिजिनेट होता है इंडोनेशिया से. ओरिजिनेट होता है और फ्यू वीक्स बैक ओरिजिनेट होता है ये. और ये होता है नेपाल में जो आज अनरेस्ट है उससे कुछ हफ्तों पहले. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इमेज देखिएगा और आप समझने की कोशिश करिएगा उसको. तो इसमें एक अकाउंट है बटरफ्लाई विंग्स करके, ठीक है, और ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. तो उसमें क्या लिखा गया आप समझिए. डियर नेपालीज यूथ, दिस इज फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडोनेशिया. Please be wary of the propaganda narratives from government paid media and paid provocators who will infiltrate the protesters to cause riots, burn public facilities, or injure and loot resident homes, which were almost used by our government during our demonstrations at the end of August to raise the status of martial law. Now they want to label the demonstrations as anarchic. Right? Thankfully, we realize this. यही बोल रहे हैं वो, and we are now stepping back, trying to strategize more purposefully. तो आप समझ रहे हैं? Now, last में ये लिखा हुआ है, just wanted to know and be more careful and organized. Our enemy is the same, a crucial and stupid government. Don't demonstrate late at night, either because that's the most vulnerable time. अब आप प्लीज इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए और समझने की कोशिश करिए. ये नेपाल में जो अनरेस्ट हुआ था इससे पहले का ही है और ये इंडोनेशिया से आ रहा है, ठीक है. और बोल रहे हम आप आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं और आप समझो कि देयर विल बी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स टू कॉज रायट्स, जो आज बंगाल में हुआ, जो आप नेपाल में हुआ है आज, ठीक है. बर्न पब्लिक फैसिलिटीज, जो हम देख रहे हैं नेपाल में पब्लिक फैसिलिटीज को बर्न किया गया है. आपका पार्लियामेंट हो गया और भी जगह है वहां पे. और इंजर एंड लूट रेसिडेंट होम्स, राइट. अब ये लूटपाट मचाएंगे घर में, ठीक है, विच वाज ऑलमोस्ट यूज्ड बाय आवर गवर्नमेंट ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, वो बोलते हैं. तो सेम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार मोडस ऑपरेंडी है ना आपके यहाँ पे भी होगा. हमने देखा है बहुत बड़ा सुपर मॉल जो है नेपाल में लूट किया गया है. तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन कुछ वीक्स पहले आया था नेपाल में अनरेस्ट होने से पहले. अब मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ. ये दूसरा इमेज है स्कूल चिल्ड्रन इन प्रोटेस्ट. I mean, to hell with the world here. How do school children get into a protest? Please make me understand this. 14-year-old school children, 15-year-old school children. आप लोगों ने कहीं देखा है? मैं तो नहीं देखा हुआ है करके कि स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज वालों को राइट्स में हम इंक्लूड करें या प्रोटेस्ट में हम इंक्लूड करें. I mean, ये जो इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा.
ठीक है, ये जो सेकंड इमेज दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको देखेंगे फोटो में कुछ लोग खड़े हुए हैं, वही प्रोटेस्टर्स में से हैं जो ऑटोमेटिक गन्स लेके खड़े हुए हैं। अब ये तो एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब इसमें कौन ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो इतने बड़े बड़े ऑटोमेटिक गन्स लेके आ गए हैं जो मिलिट्री और आर्मी में यूज होते हैं? गन्स इन प्रोटेस्ट, फॉर हेवन सेक, दिस इज नॉट हर्ड, राइट? ये कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पे हम ऑटोमेटिक गन्स लेके पहुंचे हुए हैं? ये आए कहां से? पुलिस बोलती है वहां पे, नेपाली पुलिस बोलती है कि वी डिड नॉट किल, हमने नहीं मारा है वो 15-16 या 19-20 लोगों को। वाई विल वी किल, हम क्यों मारेंगे? वो तो हमारे खुद के आदमी थे, वो तो हमारे खुद के लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। आई मीन इट डज नॉट मेक सेंस। जेंसी पीपल आप बोलते हो, ठीक है, कि ये स्कूल और कॉलेज के पीपल हैं। जेंसी पीपल क्या बंदूकें लेके निकलेंगे? स्कूल और कॉलेज के बच्चे क्या बंदूकें लेके निकलेंगे? राइट? क्या जेंसी लोग या स्कूल के बच्चे AK-47 ऑटोमेटिक गन्स लेके निकलेंगे? नॉट श्योर। अब मैं आपको दो फोटो दिखाया, एक तो मैंने आपको दिखाया कि इंडोनेशिया से जो ओरिजिनेट हुआ था, नेपाल एड्रेस से पहले, और अब मैंने आपको दूसरा फोटो दिखाया जहां पे हम देख रहे हैं कुछ लोग उस प्रोटेस्ट में ऑटोमेटिक गन्स लेके जा रहे हैं। प्लीज इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिएगा, राइट? अमेरिकन्स आर रियली डम पीपल। आप यूएस की बात करो, बहुत डम लोग हैं वहां पे। इतने डम लोग हैं कि उनको अपने दुनिया के अलावा कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। आज की तारीख में आप भारत में जाओगे ना, भारत के गांव में काफी हद तक इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिकन्स, they are as dumb as they can be. You know, they know shit about histories of countries. Yeah. So but they know shit about history कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। You ask Americans, एक बार अमेरिकन से पूछो about India, right? I mean, they will not know god damn thing about कि इंडिया क्या है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, and everything, right? And this I'm not talking एक रूरल अमेरिका में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब अर्बन अमेरिका में भी बहुत कम लोगों को पता है, right? The only thing they know about is US, and that too not completely. और कोई बड़ी बात नहीं थी जब जब हमारे प्यारे पुतिन साहब गए थे अमेरिका, and it took him hours to explain the Russian history to Trumpet. उन्होंने घंटे लिए थे, बहुत 2-3 घंटे लिए थे समझाने के लिए कि भाई साहब ये रशियन हिस्ट्री है, आप शुरू से जाके अभी तक समझो कि ये रशियन हिस्ट्री है पूरा। Why do I call them dumb is because they dismantled Bangladesh. इन्होंने बांग्लादेश को डिसमेंटल किया टूल किट लेके, बट ये लोग क्या किए, डिसमेंटल तो कर दिया बांग्लादेश को। इन्होंने सोचा था मोहम्मद यूनुस को वहां पे ला देंगे, एक बहुत अच्छी सरकार आगे चल के बनेगी, लेकिन आज की तारीख में इनको समझ में आ रहा है कि यूनुस इज अ डिजास्टर। आई मीन आप समझ के देखो इन्होंने क्या हाल किया। इन्होंने हर जगह डिस्टेबलाइज किया गवर्नमेंट्स को, हमने पहले भी बात किया हुआ है। चाहे आप देख लो कि इन्होंने श्रीलंका में क्या किया कुछ सालों पहले, इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया, आज इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। इन्होंने म्यांमार में क्या किया, इन्होंने आपके यहाँ पे बांग्लादेश में तो किया ही है, और अब नेपाल में जो अनरेस्ट हो रहा है करके। जहां जहां ये घुसे हैं वहां पे इन्होंने अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए कंट्रीज को बर्बाद करके रखे हैं। इराक के साथ क्या हुआ? इराक के साथ आपने बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो आज 40 साल हो गए हैं और इनको कहीं पे भी वो मिला नहीं है। खैर, so 9 September we saw Kathmandu and other key cities under the control of the goons or gundes, right?
जो इनिशियली जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था बहुत शांति से, वो टर्न हो गया 9 सितंबर को एक बहुत बड़ी मुहिम में, जो जहाँ पे गुंडे सब इंक्लूड हो गए, सब अंदर घुस गए करके विद देयर ओन एजेंडास, राइट, टू टेक कंट्रोल ऑफ द कैपिटल सिटी. There was no authority, no police, there was nowhere, no government official to be seen. Government official भी कहाँ से दिखेगा, उनकी तो हालत खराब कर रखी थी इन्होंने. जो बची खुली पुलिस थी वो भी भाग गई थी वहां से, राइट. Now, in all these craziness and the madness, the crowds torched all three centers of the state: the Supreme Court, the Parliament, and the Singha Darbar government headquarters. इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा आज की तारीख में. जिनका एक सुपर मॉल था वो भी इन्होंने आज जला के लूट पाट के पूरा राख कर दिया है. I mean, कुछ तो इनको समझना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं अपने देश को, कितना पीछे ले जा रहे हैं अपने देश को. आई एम अगेन सेइंग the context and the demands were absolutely correct, but the peaceful protest वो turn out हो गया एक lynching mob में. Now the army stayed aloof. It is a very crucial thing over here. The army stayed aloof from the complete destruction of these edifices, which is less than a kilometer from its headquarters. आप समझो कि 1 किलोमीटर से भी लेस है जो वहाँ पे ये सब सारा चल रहा था करके तमाशा, उससे 1 किलोमीटर से भी कम है जो आपका आर्मी हेडक्वार्टर्स है, ठीक है. एंड दे वेर ऑल अलूफ की जो भी हो रहा है करके. आर्मी तो बहुत बहुत टाइम बाद पिक्चर में आई है वहां पे. एंड दैट रिंग्स अ बेल. ये ऐसा हुआ था पहले भी कहीं और जहां आर्मी ने कंट्रोल किया था, लेकिन बहुत टाइम बाद कंट्रोल किया था. Now, was it instigated by groups of anxious people to destabilize Nepal? Now, स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक इंडिविजुअल का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जो वहां पे नेपाल में है. And he says, I believe Gen Z's demonstration was only for the first 2.5 hours yesterday. Then, according to their own announcement, infiltrators had taken over and they had asked their own demonstrators to go home and be safe. तो भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि पहले 2.5 घंटे जो है वो इनके सो कॉल्ड जेंसीज जो हैं ये वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे. अब 2.5 घंटे के बाद इनको बोला गया, जो ये एजेंसीज थे, कि भैया इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं अंदर. एंड दे हैड आस्क्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स को बोला था कि भाई आप अपने घर जाओ एंड बी सेफ, राइट. एंड ये मैं आपको गवर्नमेंट क्लेम नहीं बोल रहा हूँ, या मैं आपको ऑर्गेनाइजर्स का क्लेम कर रहा हूँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये डेमोन्स्ट्रेशंस. It could have been no one's conspiracy over here, but just a sober demonstration was taken over by some anarchists. There are some proofs which are now coming out. There are some leads which are now coming out. But those who benefit would be the mercurial mayor of Kathmandu, बालेन शाह. बालेन शाह का नाम आप काफी 1-2 दिनों में सुन रहे होंगे करके. ये वही है जो भाई साहब आज की तारीख में काठमांडू के मेयर थे और उससे पहले रैप गाना गाया करते थे, राइट. वो तो प्रेस से एकदम कट गए हैं. He has totally cut himself from the press, ठीक है. एंड वो एक बहुत क्लोज एंड टाइट है ना सोशल मीडिया रिंग अपना चलाते हैं. Now let's understand the big game over here. A small country like Nepal losing 20 lives is a huge thing. Discontent has been brewing up for a very, very long time. Nepal mein discontent has been brewing up for a very, very long time, right? And it's one of the biggest reason that the youth of Nepal is not able to achieve any kind of job opportunity. That is the biggest reason that discontent was brewing in Nepal. So if you look at it, many people had left from there, especially the emerging youth. I mean, they were frustrated. Firstly, there were no job opportunities, and then the political spectrum, the way it was functioning. Now let's understand the political spectrum of Nepal. The political spectrum of Nepal, right, is somewhere very much controlled by China and the US. तो वहाँ पे there are many political parties
जो सपोर्ट करते हैं चाइना का एजेंडा, नजरा वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सपोर्ट करते हैं यूएस का एजेंडा, और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो थोड़े पुराने टाइप के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं आपका, वो आपके प्रो इंडिया भी हैं. So if you look over here in the Spain space, right, you have people who are supporting China also, people who are supporting US also, and people who are some of the people who are pro India. And this people who are pro India is basically हमारे आपके एज ग्रुप के ही है या उससे पहले के भी हैं. अब मोनार्की को समझते हैं, राइट. The monarchy system over there had the least stability. Right? A country did not have the crisis ante. A country had a direction जब तक monarchy, and where to go next and how to go over there. They had this visibility over there. बट नेपाल का जो सिचुएशन था वो और डिटेरियोरेट हो गया ये शर्मा ओली के आने के बाद. अगर आप उनकी इनिशियल 5-6 ईयर्स देखोगे ना, मेरे ख्याल से 2016-17 से लेके 2020-21 तक, राइट. नाउ पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेड कि हाँ चलो गवर्नमेंट आई है, थोड़ा सा टाइम दे दो करके, थोड़ा टाइम चाहिए, एक नया डेमोक्रेसी आया है करके, हमें पेशेंट होना चाहिए, राइट. बट देन इतने सालों में चीजें उल्टा ठीक नहीं हुई है, करप्शन वहां पे और ज्यादा बढ़ गया था. अब I see this protest also which happened from a different perspective, right? A perspective which I'll tell you is an attempt to bring a regime change. And this regime change operation is currently being orchestrated by we know it very well. Because if we look at the history of this country, for the last 2 years, they have tried to do this in India also. इन्होंने बहुत ट्राई किया है इंडिया में भी regime change करने का. Now before that, they adopted the Bangladesh model in Pakistan for Imran Khan, right? They have adopted that model over there. Pakistan's model got replicated hoobahu in Bangladesh. So eventually what this is being done is to destabilize China and destabilize the whole of South Asia. Now understand the China's psychic also. Now, China's psychic here, China's thought process is, right, that it always wants to stabilize the region. And that is where growth is. Once you get stabilized, right? You don't want to get into these all things which destabilizes the entire region. It gets into a turmoil. It does not benefit any of the country in the region. China will never want to be to destabilize because it is not conducive to its growth also. So there are geopolitical factors, there are domestic factors that are working together at this point of time in Nepal. Domestic factors की तो हमने बात की कि अनरेस्ट है, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन था नेपोटिज्म को लेके, जॉब को लेके, जॉब क्रिएशंस को लेके. जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हम अभी बात कर रहे हैं द डीप स्टेट के बारे में. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू सी वेस्टर्न सेंट्रिक सोशल मीडिया जो था वहाँ पे वो थे मेटा रिलेटेड एप्स. ठीक है, आपके फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, प्लस यू हैव द यूट्यूब ओवर देयर, राइट. इट हैज बीन यूज्ड बाय द यूएस ऑलरेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरब स्प्रिंग. अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग हुआ था जो टूनिशिया से शायद चालू हुआ था, और यही सब मेटा ऐप्स को यूज किया गया था. ठीक है, मैं थोड़ा सा टिकटॉक को सेपरेट कर देता हूँ बिकॉज टिकटॉक इज प्योरली आपका चाइनीज है. उसका जो पेरेंट कंपनी है दैट इज ByteDance. सो हियर इज व्हाट अमेरिका ट्राइज टू डू एंड यू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका ओवर हियर. अब आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था वो टूनिशिया में हुआ था, जो फाइनली जाके एंड हुआ था 2024 में सीरिया में. अब वो पर्टिकुलर जो अनरेस्ट हुआ था that set the entire template on how you can destroy regimes based on social media.
Now, along with that, you can change the regime, or you can use it for manufacturing terrorism also. आपने यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया आईएसएस को क्रिएट करने में. Now there are 4 hills around Kathmandu Valley. Coming back to Nepal, there are 4 hills which are around Kathmandu Valley. Now the Americans have very carefully kept assets over there. There are many situations where the Nepali citizens themselves cannot go to their own hills that is around the valley in Nepal. Can you beat that? What do I mean by assets over here is assets. All country keep their assets everywhere. India also keeps its assets. There are various other countries which keep their assets. There will be many assets which will be in India also. So by assets, which I mean over here is people who are sitting there to counter different countries. In this particular case, when I'm talking about these 4 hills in Nepal, these assets are there to counter China in any way, and to do a narrative manufacturing to counter both India and China. Right? So what did the United States do first? The United States first tried to build the dependency over there. Right? By getting this social media apps or channels that is everywhere over there. But they use it as a tool. Please understand, they use it as a tool. Now, what happened in Nepal was the government guidelines were there for these platforms or the companies to do a registration. Now, TikTok did a registration over there. Meta did not do it. And when you talk about Meta, you talk about Facebook, Instagram, and everything. Now, please try to understand why did not Meta do it. Meta most probably purposely did not do it is because they wanted to create an unrest. They wanted to create a tool over there. They wanted a tool. They wanted something over there on which they could perform a mass mobilization. भैया आपको कोई रीजन तो चाहिए ना कि मैं अगर कुछ इनिशिएट या स्टार्ट करूंगा तो उसके पीछे मुझे कुछ रीजन चाहिए. अब ये ऐसे कैसे होता है कि यार जब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस निकाला कि आपको रजिस्टर करना है तो टिकटॉक ने रजिस्टर कर दिया या टिकटॉक के पेरेंट कंपनी विच इज ByteDance, बट मेटा ने नहीं किया रजिस्ट्रेशन. ठीक है. नाउ यू आल्सो सी द मेयर टुडे. ये जो मेयर है आपके काठमांडू के बालन शाह, he is standing very closely with the youth. And when he's standing with the youth, this particular person, Balan Shah, is very close, right, to the people in US. And there's a very clear idea over here when you see the chain of events which are happening. वो तो फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाए, तो इमेजेस में आपको दिखाए थे. उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको करना था, आपने नहीं किया. आपको एक टूल क्रिएट करना था मास मोबिलाइजेशन करने के लिए, और आपको वो हथियार मिल गया. राइट? एंड दैट इज वेयर आई फील there is a deep state of this country which is involved. Now you try and understand, India has been outrightly refusing the US that we will not give our territory to build bases for anti-China operations. और ये काफी टाइम से है. हमें समझने की जरूरत है कि यूएस काफी टाइम से ना एक बेस का प्लानिंग कर रहा है आपके इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में. That is to counter China. All these unrest which are happening in the South Asia region, it is the entire objective is to contain China over there. Now coming back to the topic, that the US has been trying to build a base in India since some time. Now India once did this mistake in Nehru's time. Okay, that we gave some playground over there, right? Some ground for them to play to the American CIA for the Dalai Lama peace and the Tibet peace, and it backfired miserably at that point of time, right? And that is where
in the last 20-25 years, we don't want that to happen again. And this is not about today. US is trying to create a base in the South Asia region since a long time, as long as 20-25 years. Now, US wants a base in India since a long time, and that is where, right? These are the reasons where America tries to do regime changes in different countries to show India. Now, the regime change which happened in Bangladesh, okay, where they thrashed Sheikh Hasina in Bangladesh, they had a very clear demand, to Bangladesh or maybe Sheikh Hasina, yeah, give us Saint Martin's Island. वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है बांग्लादेश के आसपास, सेंट मार्टिन आइलैंड. They wanted that as a base. और जब मना कर दिया गया तो आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है. And in fact, Sheikh Hasina went on record to say that a white man had threatened her. अभी आप समझ लो ये white man कौन हो सकता है. And she went on record to say that this white man threatened me with respect to Saint Martin's Island. Saint Martin's Island में कौन अपना बेस बनाना चाहता था. ठीक है. So with whatever happened in Bangladesh, the US wanted to give a very, very clear message to India that if you don't fall in line, ठीक है, they tried for a regime change, वो तो कर नहीं पाए हैं, but we'll degrade the regime here as we did in other countries. So please understand, the sole purpose of the United States is to destabilize China. Right? Now, there's also another context to it. Now, why is Trump trying to have good relations with Putin? Of late आप देख रहे होगे यार, पुतिन से मिल रहा है, ठीक है, रशिया से. I mean, the US is anti-Russia also. But time and again, there are a couple of reasons why it gets close. This trumpet, gets close to Putin. One is obviously he wants to end the war between Russia and Ukraine, and वो वर्ल्ड कप उठाना चाहता है नोबेल पीस प्राइज का. ठीक है. I'll give you the other reason also. There is another reason that US cannot tackle both of them, which is Russia and China. And उसके ऊपर से एक उभरता हुआ भारत. तो वो ये सोच के बैठा हुआ है कि चलो एक काम करो, रशिया को नेटो वेटो में बिजी रखते हैं करके, ठीक है, यूरोप में बिजी रखते हैं, चाइना को यहाँ काउंटर करते हैं. That is what is currently happening, and that is where you see the trumpet getting very close to Putin in some few months. ठीक है. चाइना के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि मोनार्की आए नेपाल के अंदर. मैंने आपको शुरू में बोला था, जो नेपाल फंसा हुआ है ना, नेपाल फंसा हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में. जो ये शर्मा ओली की सरकार थी, it was very pro-Chinese. It was so pro-Chinese that there were a lot of things which was anti-India being developed over there in Nepal. And it could not be a big thing, that this guy, the Prime Minister of Nepal, that he would have tried to enter India after all this unrest happened, and India लात मार के इसको भगा दिया हुआ. It could have been all the possibilities I'm telling you. जब बांग्लादेश में unrest हुआ था, तो शेख हसीना को यहाँ पे एंट्री मिली इंडिया में. अब ये नेपाल का जो एक्सपीएम था, हम तो एक्सपीएम ही बुलाएंगे अब, ये शर्मा ओली, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने भी ट्राई किया होगा इंडिया में शरण लेने की, और इंडिया ने लात मार के भगा दिया था उसको. अभी कहाँ है ये तो किसी को पता नहीं है. और जब तुम इतने क्लोज था चाइना के, तो चाइना में क्यों नहीं घुस गए. कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में चाइना में भी कहीं बैठा होकर के. वैसे मैं बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है कि वो दुबई भाग गया है. हाँ जी. तो चाइना के पहचाने के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि मोनार्की है. द सेकंड थिंग इज, चाइना डज नॉट वांट इमर्जिंग यूथ लीडरशिप वहाँ पे आने के लिए.
और इमर्जिंग यूथ लीडर की बात करें हम, तो आपके वो रैपर साहब जो हैं बालेन शाह, उनका नाम उठ रहा है। ठीक है, अब इमर्जिंग यूथ लीडर वो नहीं चाहता बिकॉज दे नो इट वेरी वेल वेयर डज बालेन शाह बिलोंग टू। बालेन शाह के रूट्स कहाँ जाते हैं ना, वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। दे डोंट वांट दैट यूथ लीडरशिप जो भी आए वहां पे वो नेशनल लेवल पर रेप्लिकेट हो जाए, क्योंकि वो बेनिफिट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को। अब श्रीलंका में जो यूएस ने किया था, वॉट एवर हैपेंड इन श्रीलंका, इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रेजिम चेंज जो किया था श्रीलंका में यूएस ने। I try to understand the context between the regime change which happened in Sri Lanka. Sri Lanka is located, in the heart of the Indian Ocean. Indian Ocean का एक heart है, पता है श्रीलंका? Strategically, that's a backyard in today's date where there will be full power play in the future. So America always wanted to counter China, and today also they want that, right? Through the Maldives, right? They wanted to counter Maldives also, because now you see, and that is where you have that Maldives का टट्टू बैठा हुआ है वहाँ पे आज की तारीख में, उन्हीं का टट्टू बैठा हुआ है Maldives के अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठ के बन के, sorry. So they wanted Sri Lanka. They wanted Sri Lanka very badly, and they did that. They did a regime change over there, और उन्होंने अपना आदमी बिठा दिया वहाँ पे श्रीलंका में. Now the presence of United States in Sri Lanka has led, or can also lead to destabilizing India, और more particular South India. जब आपने श्रीलंका में अपना एक बंदा बिठा दिया ना, तो आप बहुत कोशिश करोगे वहां से साउथ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की. So that ways, Sri Lanka for US was one of the very very key strategic locations, and they've been able to successfully do a regime change over there. आप देख लो ना, you look into India also, the Manipur problem was almost completely orchestrated from Bangladesh. जो टेम्पलेट मणिपुर का था, it was almost everything conspired in Bangladesh. So the northeast got destabilized, and what happened was then there were different narrative altogether. The narrative across India was that the government did not have a control on northeast, and precisely this is what happened in Bangladesh. Precisely this is what happened in Sri Lanka. Precisely this is what is happening in Nepal. And precisely what they did was in Pakistan. खैर उसकी तो कमी बात करें तो अच्छा है, लेकिन कुछ अप्रेस्ट और अनरेस्ट आपके पाकिस्तान में भी देखने को मिले थे, बट दैट अप्रेस्ट एंड अनरेस्ट केम मेजरली फ्रॉम द पीटीआई व्हिच वाज इमरान खान्स पार्टी. So this entire template somehow indicates one country's deep state at play. And ये चालू कहीं और से होता है, चालू किसी और तरीके से होता है, जहाँ पे यूथ इन्वॉल्व होते हैं, and then it ends in a way what they want. And the common message in all these uprisings in Southeast Asia, and the message is very clear, that these are things which are being done to counter China. And they would do these things to destabilize China, because and yes, they do not want to let another China be created, which is India. And they will keep doing these things, so that जब आप करते हो ये सब चीजें, देखो होता क्या है, जब आप ये सब चीजें करते हो तो जो सरकार होती है ना, वो अंदरूनी चीजों में ज्यादा घिर जाती है. वो फिर और भी चीजों के बारे में नहीं सोच पाती है, जहाँ पे प्रोग्रेशन करना है, डिफरेंट रीजन्स में प्रोग्रेशन करना है. क्योंकि पहले आपके घर में आग लगे तो आप आग बुझाने में लगते हो पहले, फिर देखते हो कि यार प्रोग्रेस कहाँ करना है आगे मुझे. So you'll see this turmoil for the next 4 to 5 years, and then there will be some stabilization in things.
So now we understand the entire template which is being played in Nepal. कहाँ से चालू हुआ था, कहाँ पे खत्म हो रहा है करके, right? कैसे कराया गया था? I mean, for the hell's sake, यार, I mean, are we trying to say that this protest which is being happening by school children and college people, and they are out on the roads with guns, and that too automatic guns? And then, before the unrest starts, there's a warning which comes flying from Indonesia. Anyway, and that is why हम सब लोग को समझना जरूरी है. We all need to understand, right? हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी कहते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे. That is very important. हम सब लोग को ये समझ के चलना है और इसका पालन करना है, उसको समझना है. ये बहुत बड़ा लाइन है, which is एक रहोगे तो सेफ रहोगे. With this, thank you for watching. I hope आप लोग को समझ में आ गया है क्या टेम्पलेट चालू हुआ था और क्या टेम्पलेट अब एंड हो रहा है करके कहाँ पे जाके. एंड ऐसे बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको प्रूव करेगा कहीं ना कहीं डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है. बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी कुड नॉट शो इट टू यू, बट यू ऑब्वियसली हैव social media to search on the pieces you can. To my all brothers and sisters again in Nepal, please understand your cause, your concern is genuine, but I'm sure even you would understand you did not want the protest to end in such a way after it started in such a peaceful manner. Now which has taken that country somewhere approximately 10 to 15 years behind. Anyway, I thank you for watching this episode, right? Please do share your comments on the video and also please subscribe to the channel. Thank you very much. This motivates us to create more better content. And yes, please keep on giving your feedback. Thank you very much. Have a nice day.